नमस्कार, टीएनसी नर्सिंग है इस मॉर्निंग डोज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नॉर्शेड मेंस का एग्जाम आ चुका है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखदायी रिजल्ट आया है। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, टीएनसी नर्सिंग के साथ में मेहनत करते रहिए, अगला नंबर आप ही का है। जिन लोगों ने मेहनत की है उनकी मेहनत को, टीएनसी नर्सिंग की मेहनत को सलाम है। और जिन लोगों का नहीं हुआ सिलेक्शन, उनको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। जीवन में और मौके आएंगे, अगला नॉर्शेड आप ही का होने वाला, आप ही के फतेह होने वाली है। बस जो सेक्रीफाइस जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने किए हैं, वही सेक्रीफाइस आपको करने हैं, वही सारे काम आपको करने हैं, वही हार्डवर्क आपको करना है। और अगला जो नाम होगा पीडीएफ में वो आप ही का होने वाला है। और आपका नाम तब होगा जब मॉर्निंग डोज की क्लास को हम फिनिश करेंगे और एक यहाँ से बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आप सीख के जाएंगे। और इस मॉर्निंग डोज की क्लास में हमेशा की तरह जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट और सीखने वाले हैं और वो सीखेंगे हम एमसीक्यू के सारे। और एमसीक्यू आज का मॉर्निंग डोज की क्लास का एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के सामने है। और ये जो एमसीक्यू है बच्चों, ये जो एमसीक्यू है ये होगा आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म से। किससे होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म से ये एमसीक्यू होने वाला है। एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के सामने, एमसीक्यू पढ़ेंगे और फिर आज पूरे धागे खोल देंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, कि आखिर आपको कैसे परेशान करता है नॉर्शेड मेंस की या नॉर्शेड के एग्जाम में या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, और पेशेंट को कैसे परेशान करता है। दोनों ही चीजों की प्रॉब्लम को आज सोल्व करेंगे। और सवाल पढ़ते हैं बच्चों। सवाल थोड़ा सा लेंथी है, टिपिकल एमप्लेक्स स्टाइल सवाल है। और सवाल यह कि ए 66 ईयर ओल्ड वुमन रिप्रेजेंट टू एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, कि एक 66 ईयर ओल्ड वुमन है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है विद 2 डे हिस्ट्री, 2 दिन की हिस्ट्री है ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, की शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की हिस्ट्री है 2 दिन से। उसके अलावा क्या है, द पेशेंट नोट्स बिकमिंग प्रोग्रेसिवली शॉर्ट ऑफ ब्रीथ एज वेल एज शार्प पेन इन द राइट साइड ऑफ चेस्ट। यानी कि 2 दिन की हिस्ट्री है, अब उसको क्या होने लगा है बच्चों, ब्रीथ के साथ में ऑनसेट होने लगा है, किसका? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया और शार्प पेन हो रहा है राइट साइड में, चेस्ट की राइट साइड में, which is most painful when taking a deep breath। यानी कि पेशेंट है 60 ईयर ओल्ड, इमरजेंसी में है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रखी है, डिस्निया पेशेंट के साथ में है। और जब वो पेशेंट, उस पेशेंट को राइट साइड चेस्ट में पेन हो रहा है और पेन है वो एग्रीवेट हो रहा है या ज्यादा पेन हो रहा है कुछ टाइम पे, जब वो क्या करता है बच्चों, इंस्पिरेटरी पेन ज्यादा हो रहा है। जब वो पेशेंट ब्रीथ करता है, डीप ब्रीदिंग करता है, तब ज्यादा पेन हो रहा है। The patient also complain of mild pain in the right leg। पेशेंट को चेस्ट पेन है और कौन सा, इंस्पिरेटरी है, डिस्निया पेशेंट को हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है। आपको ये जो सिम्टम है ये सारे की पॉइंट है बच्चों, ये की पॉइंट है। और ये जो की पॉइंट है, ये की पॉइंट पकड़ लिए थे उन बच्चों ने जिनका अब सिलेक्शन हुआ है नॉर्शेड मेंस में। और इन्हीं की पॉइंट्स को हर एमसीक्यूज में आपको पकड़ना है। और की पॉइंट क्या है बच्चों, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, चेस्ट पेन है राइट साइड में, और राइट साइड चेस्ट पेन के साथ में एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और वो कौन सा बच्चों, वो है पेशेंट आल्सो कंप्लेन ऑफ माइल्ड पेन इन द राइट लेग, कि राइट साइड में पेन है और राइट साइड के पैर में ही पेशेंट को पेन हो रहा है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, माइल्ड पेन इन द राइट लेग दो देयर इज नथिंग सिग्निफिकेंट। हालांकि यहाँ पे कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि बहुत इमरजेंसी वाली क्रिटिकल पेशेंट हुआ नहीं है अभी। ऑन फुल कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन हार्ट रेट इज 96 एंड रेस्पिरेटरी रेट इज 12, यानी हेमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल है। राइट साइड पेशेंट को चेस्ट में पेन हो रहा है और पेन ज्यादा कब हो रहा है, जब डीप ब्रीदिंग लेता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो चुकी है और पेशेंट को राइट साइड लेग में भी पेन हो रहा है। द पेशेंट डिनाइज एनी लॉन्ग हावर फ्लाइट, ये है पेशेंट की हिस्ट्री। इसको भी आपको मॉनिटर रखना, याद रखना, हिस्ट्री है किसकी, लॉन्ग हावर फ्लाइट की हिस्ट्री है पेशेंट की। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत जबरदस्त सवाल है और आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े तरीके से क्लियर होने वाला है। जिन बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से पढ़ रखा है शायद उनको समझ में आ गया होगा कि ये किस चीज का सिम्टम या साइन यहाँ पे मिल रहे हैं। द पेशेंट डिनाइज लॉन्ग हावर फ्लाइट को डिनाइज कर चुका है। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, जाहिर सी बात है आपको डायग्नोसिस बनाना, आपको केस मैंने दे दिया है। मैंने केस ये दिया कि 66 ईयर ओल्ड फीमेल क्लाइंट है, इमरजेंसी में आ चुका है, राइट साइड चेस्ट में पेन हो रहा है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है पेशेंट को, या फिर क्या हो रही है, जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है और जब वो इंस्पिरेटरी करता है या डीप ब्रीथिंग लेने की कोशिश करता है, जब ज्यादा पेन होता है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन है यहाँ पे,
और पेशेंट को माइल्ड पेन है राइट साइड लेग में भी, पेशेंट के पास में कोई पेशेंट हिमोडायनेमिकली स्टेबल है, कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में नॉर्मल है, 96 उसकी हार्ट रेट है और 12 है जो है उसकी रेस्पिरेटरी रेट है, यानी नॉर्मल है। अब इस पेशेंट के साथ में क्या हो सकता है? अब मुझे ये बताइए कि यहां पे जो पेशेंट के साथ में हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है पेशेंट को सडन ऑनसेट यानी 2 दिन से ही हो रहा है, तो सडन ऑनसेट चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है। अब मैं आपको ये चीज पूछ रहा हूं कि आपको इतना ध्यान रखना कि ये जहां पे ये जो सिम्टम मिल रहे हैं वो किस चीज से सिम्टम मिल रहा है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहे हैं बच्चों, प्लूराइटिक चेस्ट पेन है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन पेशेंट को चेस्ट पेन पेशेंट को हो रहा है, और ये जो चेस्ट पेन है ये आप याद रखेंगे राइट साइड में हो रहा है, राइट चेस्ट में हो रहा है, राइट साइड की चेस्ट में हो रहा है। इसके सामने पेशेंट को राइट लेग में ही पेन है, राइट लेग पेन है, ये सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ रहे हैं। और लॉन्ग हावर हिस्ट्री का भी दिया है कि उस पेशेंट में लॉन्ग हावर की हिस्ट्री नहीं है, यानी ऐसा हो सकता है अगर किसी में लॉन्ग हावर हिस्ट्री रही फ्लाइट की, उसमें वो चांसेस बन सकते हैं। ये 4 चीजों के हिसाब से अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको लगता है कि वो इसका हो सकता है? क्या मस्कुलर स्ट्रेन में ये चीजें हो सकती है? अगर मस्कुलर स्ट्रेन में अगर पेन हुआ तो बच्चों वो क्या होगा? आपका लोकेलाइज पेन होगा, हमेशा लोकेलाइज पेन होगा, यानी कि पेन जो है वो चेस्ट में हो सकता है बट वो पेन राइट लेग में तो नहीं होगा एटलीस्ट। ये ऑप्शन आपका यहीं पे कट हो जाएगा, ये ऑप्शन बच्चों यहीं पे कट हो जाएगा, इस ऑप्शन का यहां पे कोई चांसेस नहीं है। यहां पे दूसरा ऑप्शन है हार्ट फेलियर का। क्या हार्ट फेलियर के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलती है? तो यहां पे हार्ट फेलियर में बच्चों सडन ऑनसेट नहीं होता है, सडन ऑनसेट यहां पे पेन नहीं होता है, सडन ऑनसेट पेन जो होता है, और पेन कौन सा? राइट साइड चेस्ट में। हार्ट फेलियर में ये देखने को नहीं मिलता। क्या ये चीज न्यूमोथोरेक्स में देखने को मिलती है आपको? न्यूमोथोरेक्स में भी ये चीज आपको नहीं देखने मिलती है। मैं बताऊंगा, सारी चीज डिस्कस करेंगे कि हार्ट फेलियर में क्या चीज देखने को मिलेगी आपको, न्यूमोथोरेक्स में कौन सा पेन देखने को मिलेगा, एंजाइना में क्या देखने को मिलता है ये पेन, और क्या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ये पेन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, सबसे पहले ये जो सवाल है बच्चों, इसका मैं आपको डायग्नोसिस बता देता हूं, फिर मैं आपको सवाल की तह तक लेके चलूंगा। और डायग्नोसिस ये कि ये जो सवाल है इसका राइट आंसर जो होगा वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने वाला है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट या फिर क्लासिकल जो साइन होता है बच्चों, वो कौन सा होता है? आपको वो जो साइन होता है वो होता है मोस्ट कॉमन या क्लासिकल जो साइन होता है बच्चों, क्लासिकल जो साइन होगा वो कौन सा साइन होता है इसका? सडन ऑनसेट चेस्ट पेन। और वो कौन सा होता है? सडन ऑनसेट चेस्ट पेन होता है कौन सा? राइट साइड का, ये आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और यहां पे इसके अलावा इसकी साइड में होता है बच्चों, एक होता है आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये क्या इसका मोस्ट कॉमन और क्लिनिकल सिम्टम जो होते हैं या क्लासिकल सिम्टम जो बोलते हैं वो ये होता है। अब देखेंगे यहां पे, देखिए यहां पे क्या होगा बच्चों? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखिए आप इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे हम देखने वाले बच्चों कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, इसके बाद में हम कुछ और चीजें देखेंगे कि क्लासिकल सिम्टम अगर हम इन्वेस्टिगेशन वहां पे करेंगे पेशेंट की तो आपको क्या क्या चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। क्लासिकल चेस्ट के अंदर आपको कौन से साइन मिले, जब आप चेस्ट एक्सरे उस पेशेंट का करवाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ईसीजी चेंजेस इसमें क्या क्या आएंगे। और इसके बाद में हम जो प्रोसीजर जो करेंगे पेशेंट के साथ में, पेशेंट का ट्रीटमेंट जब हम करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो कौन सा प्रोसीजर वहां पे काम लेते हैं, ये ब्रीफली ये चीजें अपन पढ़ने वाले। हम बात करते हैं बच्चों, हमारा जो काम था, हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आई थिंक मेरी आवाज आ रही है, ओके। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है बच्चों, ये क्या आपकी एक मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है। और मेडिकल इमरजेंसी क्यों है ये? मेडिकल इमरजेंसी क्यों है? क्योंकि इसमें 2 चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। मेडिकल इमरजेंसी इन्हीं 2 चीजों की वजह से होती है, या पेशेंट की अगर जान जाती है या पेशेंट जो है इंटुबेट होता है या आईसीयू सेटिंग्स के अंदर जाता है, तो 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं की वजह से जाता है। और वो चीजें कौन सी होगी? सबसे पहला जो होगा, बहन चीज जो इसमें होगी वो होगा बच्चों लंग का इंफॉक्शन, लंग इंफॉक्शन यहां पे होगा। और दूसरी जो चीज होगी बच्चों, वो यहां पे होगा अक्यूट
अक्यूट राइट हार्ट फेल्योर, या इसको अक्यूट कोर पल्मोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर पल्मोनल, ये इसको बोलते हैं। ये दो चीजें, एक तो लंग इन्फेक्शन है, दूसरा आपका अक्यूट कोर पल्मोनल है या फिर राइट साइड हार्ट फेल्योर। इन दो चीजों की वजह से क्या होता है आपका जो मेडिकल इमरजेंसी की व्यथा जो इसको दी गई है। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक्चुअली मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ये वीडियो दिखाऊंगा, इससे थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, थोड़ी बनेगी। और वीडियो आपका बच्चों, ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा एक, सॉरी चलो कोई बात नहीं, वीडियो में आपको दिखाता हूं, एक बार इंपोर्ट करके मैं दिखाता हूं फाइल को। ये वीडियो आप देखेंगे बच्चों, ये वीडियो सॉरी ये वाला नहीं है, ओके, ये वीडियो आप देखेंगे, एक बार आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार ये वीडियो देख ली। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं वीडियो को। आई थिंक अब ये वीडियो आपको ठीक ठाक दिख रहा है। एक बार इस वीडियो को आप देखेंगे और अब यहां पे समझ में आएगी इसकी कहानी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म आखिर होता क्या है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आखिर क्या होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये देखेंगे, ये एक एम्बोलाई है और मैं बता दूंगा कितने टाइप के एम्बोलाई थे। ये यहां से डिस्क्लोज हुआ बच्चों, ये इंफीरियर वेने के आपके आ चुकी है और इस इंफीरियर वेने के थ्रू ये जा रहा है आपके राइट साइड हार्ट में और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये जाएगा और यहां पे क्या करेगा? इंफेक्शन कोज करता है। ये वीडियो आप एक बार ध्यान से देखिए, ये यहां पे देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये क्या है? ये आपका इंफेक्शन कोज हो रहा है। क्या इंफेक्शन कोज है? अब देखिए क्या होता है इसमें, देखिए होता क्या बच्चों, एम्बोलाई जो है, एम्बोलाई जो होगी वो आपकी एम्बोलिज्म जो होगा बच्चों वो तीन चीजों की वजह से हो सकता है। या तो वो हो सकता है बच्चों ब्लड क्लॉट की वजह से एम्बोलाई हो सकता है, या आपका बच्चों वो एयर का मटेरियल हो सकता है, या फिर वो मेनली क्या हो सकता है? फेट हो सकता है। मैन जो एम्बोलस जो बनेगा, मैन जो एम्बोलिज्म के जो कोज होते हैं कि कौन सा क्लॉट या कौन सा मटेरियल उसके अंदर जाता है, तो उनमें से ये है, या तो वो ब्लड क्लॉट बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बोलते हैं। एयर जा सकती है उसके द्वारा, या फिर फेट एम्बोलिज्म बन सकता है। इनकी वजह से थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। एम्बोलिज्म जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इनकी वजह से देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे ही ये क्या करेगा, एम्बुलेंस जो है वो डीवीटी के पेशेंट है, इसके मोस्ट रिस्कफुल होते हैं इसके। और क्या होगा, जैसे डीप वेन जो है, डीप वेन से क्या होगा, डीप वेन से ब्लड का जो क्लोट है, ब्लड क्लोट जो है वो क्या होगा आपका? डिसलॉज होगा। क्या? डिसलॉज। डीप वेन से ब्लड क्लोट डिसलॉज होगा और ये जो डिसलॉज होके कहां जाएगा आपका? ये आपका पकड़ेगा आईवीसी को, इंफीरियर वेने केवा को पकड़ेगा और इंफीरियर वेने का वैसे कहां जाएगा बच्चों? ये जाएगा आपके राइट साइड हार्ट में और आपके पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में। ये आपका इसका पाथ भी होता है। अब यहां पे क्या होता है देखिए, डीप वेन कौन सी होती है? डीप वेन देखिए मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड होगी ना बच्चों, डीप वेन में ये एमसीक्यू बनेगा। डीप वेन के अंदर जो एमसीक्यू बन सकता है, अब यहां से एमसीक्यू बन सकता है आपके साथ में कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मोस्ट रिस्कफुल डीप वेन कौन सी होती है? तो सबसे ज्यादा जहां से चांसेस रहते हैं, फर्स्ट जो होता है मोस्ट कॉमन होता है वो आपका बच्चों पोप्लीटियल वेन जो होती है आपकी, पोप्लीटियल वेन जो है वो सबसे पहले होती है अफेक्टेड, सबसे ज्यादा रिस्कफुल होती है। 2 नंबर पे जो होती है वो आपकी फीमोरल होती है, फीमोरल वेन जो होती है, फीमोरल डीप वेन वो 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे होती है वो होती है आपकी इलियक वेन। सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होगी कि जहां से डीप वेन, ऐसी डीप वेन जहां से आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनना ज्यादा चांसेस बनता है, जहां से रिस्क फैक्टर है। तो डीवीटी में ये जो वेन है ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। सवाल अगर आए तो आपको सबसे पहले जो होता है, सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होती है वो आपकी होती है पोप्लीटियल वेन। इसके अलावा जो हो सकती है बच्चों आपकी, इसके अलावा मैंने बता दिया कि आपकी ये जो साइट जो होती है यहां से आपकी पेल्विक से हो सकती है, पेल्विक से होती है, एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स हो सकती है, एब्डोमिनल हो सकती है आपकी, ये यहां से साइट बन सकती है। अब देखिए यहां पे क्या होगा बच्चों,
जैसे ही ये आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म जब आपका लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स में जाएगा, यहां पे क्या करेगा, ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा किसको, आपके पल्मोनरी आर्टरीज को, पल्मोनरी आर्टरीज को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। और जब देखिए ये ऑब्स्ट्रक्शन जब लंबा जब चला जाता है, देखिए एक्यूट कंडीशन में नहीं होगा, जब ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा लंबा चला जाएगा तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ये पल्मोनरी आर्टरीज को क्या करेंगे, ब्लॉकेड करेंगे। और ये जब ब्लॉकेड हो जाएंगे तो पल्मोनरी टिश्यूज तक जो परफ्यूजन है वो हो नहीं पाएगा। तो जो वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो है, देखिए यहां पे क्या होगा, अफेक्ट क्या होगा बच्चों, अफेक्ट क्या होगा, अफेक्ट यहां पे ये चीज होगी कि वीक्यू जो है, वीक्यू यानी इसको बोलते हैं वेंटिलेशन और परफ्यूजन। वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है इसका किसका, आपके लंग टिश्यू का क्या होगा बच्चों, लंग टिश्यू अफेक्टेड होंगे, इससे लंग टिश्यू का होगा। और यहां पे क्या होगा, लंग टिश्यू डैमेज होंगे, और यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे लंग्स में क्या बनेगा बच्चों, डेड स्पेस जो होता है, डेड स्पेस ज्यादा बनेगा। यहां पे क्या होगा, लंग्स में डेड स्पेस बन जाता है और उसकी वजह से इंफ्राक्ट जब होगा, इंफ्राक्ट का मतलब ये कि वो जो टिश्यू जो है वो परमानेंटली डेड हो चुके हैं, डेड स्पेस वहां पे बन चुका है। अब अगर परमानेंटली अगर इंफ्राक्ट हो चुके हैं तो अब वहां पे रेस्पिरेशन करना मुश्किल होता है। बट ये जो चीजें हैं वो क्या होगी बच्चों, ये एंड स्टेज होती है। हालांकि यहां पे जो है वो ब्रोंकियल आर्टरी, अगर आपकी पल्मोनरी आर्टरी बच्चों अगर ब्लॉकेड हो जाती है तो लंग्स के पास में दो ऑप्शन और बचते हैं, आपकी ब्रोंकियल आर्टरी और एयरवे जो है आपका, इसके द्वारा जो है वो ऑक्सीजन चली जाती है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो जैसे ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ जाता है इंफ्राक्ट हो जाए, वो आगे की स्टेज है, ये चीज होता नहीं है वहां पे। तो मैंने बता दिया कि वेन जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी अफेक्टेड होती है। इसके अलावा जो होगा बच्चों वो क्या होगा आपका, इसके अलावा जो होगा बच्चों विर्चो ट्रेड जो होता है, जो ट्रेड होता है वो क्या होता है, उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और विर्चो ट्रेड में कौन से फैक्टर होते हैं आपके, ट्राइड का मतलब हो गया 3 हो गया। एक होगा बच्चों आपका एंडोथीलियल इंजरी हो जाएगी, और क्या हो सकता है यहाँ पे बच्चों अल्टर्ड ब्लड, या फिर इसको बोल सकते हैं अल्टर्ड कोएगुलोपैथी। यहां पे अल्टर्ड कोएगुलोपैथी। और ये जो आपका विर्चो ट्रेस जो है वो क्लासिकल सिम्टम होता है किसका, डीवीटी के अंदर जो होता है आपका क्लासिकल सिम्टम आपको देखने को मिलता है, या फिर क्लासिकल साइन जो होता है डीवीटी के अंदर वो कौन सा होता है बच्चों, यहां पे आपका विर्चो ट्रेड इसको बोलते हैं। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं बच्चों अल्टर्ड ब्लड फ्लो। ये 3 चीजें अगर वहां पे होती है कि ब्लड फ्लो है वो सही नहीं जा रहा है, या फिर कोएगुलोपैथी आपके अंदर है कि आप में क्लोट बनना ही स्वाभाविक बहुत ज्यादा हो रखा है, और तीसरा कि एंडोथीलियल इंजरी आपको हो चुकी है, तो यहां पे क्या होगा, इस चांसेज में आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनने के मैक्सिमम चांसेस यहां पे होते हैं। अब देखिए सवाल जो पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, आपको पता चल गया कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है। अब साइन सिम्टम क्या होगा, मैंने बताया एक रफली मैंने बताया कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो क्या होगा, एम्बोलिज्म जो होगा वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, जैसे ब्लड फ्लो टूट के क्या चला जाएगा आपके राइट हार्ट में चला जाएगा, वहां से चेस्ट पेन स्टार्ट होगा और एक्यूट कोल पल्मोनरी उसकी वजह से होगा, और इसकी वजह से चेस्ट में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। चेस्ट एक्सरे जब करेंगे बहुत सारी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, चेंजेस देखने को मिलेंगे, ईसीजी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हालांकि वो बहुत लेट चीजें होती है, हालांकि शुरू में ये चीजें होती नहीं है। अब अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है तो वहां पे पेशेंट को होगा क्या, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा बच्चों, जैसे ही कोई पेशेंट है, साइन सिम्टम क्या होंगे, जैसे ही कोई पेशेंट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का आपके पास में आएगा, देखिए सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलेगा आपको, पेशेंट बोलेगा कि एक्यूट ऑनसेट चेस्ट पेन होगा, एक्यूट ऑनसेट चेस्ट पेन होगा, या फिर सडन ऑनसेट इसको बोल सकते हैं, सडन ऑनसेट चेस्ट पेन होगा। इसके अलावा बच्चों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है उस पेशेंट में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, अफेक्टेड लेग में पेन होता है, अफेक्टेड लेग में बच्चों क्या होता है, पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखिए मेन चीजें जो होंगी, आपको टेकीकार्डिया यहां पे उस पेशेंट में देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, और इसके साथ में बच्चों टेकीपीनिया उस पेशेंट में देखने को मिलेगा, टेकीपीनिया आपको देखने को मिलेगा। इनिशियली ये सिम्टम्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है बच्चों, अगर यहां पे ये क्या होगा बच्चों, ये तब होगा जब आपका नॉर्मली पेशेंट क्या होगा, आपका इसके पास में आएगा,
आपके इमरजेंसी के अंदर जब पेशेंट आएगा तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। बट यहां पे क्या होगा बच्चों, जब मैंने देखो आपको दो चीजें बताई थी, सॉरी एक बार पानी पी लेता हूं मैंने दो चीजें बताई थी आपको। अगर लंग का इंफ्रैक्शन हो गया तब सिम्टम्स अलग होंगे, तब सीवियर हो जाता है, और एक होगा नॉन इंफ्रैक्शन के टाइम पे। अगर इंफ्रैक्शन अभी तक नहीं हुआ तो ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, ये डेफिनेटली है, किसी भी कंडीशन में ये सिम्टम आपको देखने मिलेंगे। अब अगर इंफ्रैक्शन हो गया, लंग इंफ्रैक्शन अगर हो गया तो यहां पे आपको और भी चीजें देखने को मिलेगी, और वो चीजें कौन सी मिलेगी, मैन जो कॉमनली सिम्टम है वो तो आपको देखने को मिलेंगे साइलेंट सिम्टम। इसके अलावा बच्चों क्या होगा, आपका हेमोप्टाइसिस आपको देखने को मिलेगा, हेमोप्टाइसिस आपको देखने को मिलेगा। और हेमोप्टाइसिस किस चीज की वजह से देखने को मिलता है आपको, अक्यूट कोर पल्मोनल या फिर अक्यूट राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, आपको हेमोप्टाइसिस यहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चों आपको यहां पे अस्कल्टेशन में क्या होगा, आपका अस्कल्टेशन में बच्चों आपको क्या होगा, अस्कल्टेशन में आपको यहां, और दूसरा क्या होगा, हेमोप्टाइसिस के साथ में आपको प्लूराइटिक चेस्ट पेन यहां पे आपको देखने को मिलेगा, प्लूराइटिक चेस्ट पेन आपको देखने। अस्कल्टेशन में आपको देखने को क्या मिलेगा बच्चों, क्रैकल आपको यहां पे देखने को मिलेगा, क्या क्रैकल साउंड यहां पे आपको अस्कल्टेशन के अंदर मिलेगा। और इसके अलावा क्या मिलेगा बच्चों, मरमर साउंड जो होती है आपकी, मरमर साउंड जो है वो आपको यहां पे देखने मिलेगी। साइन सिम्टम में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब अगर साइन सिम्टम में आपको देखने को मिल गया है, आपको पता चल गया कि पेशेंट को जो है वो, आप जैसे ही साइन सिम्टम आपके पास में देखने को मिले, आप सोच सकते हैं कि ये जो पेशेंट है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का हो सकता है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्यों हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपने देखी थी कि अक्यूट ऑनसेट पेन होगा या सडन ऑनसेट होगा, डिस्निया पेशेंट में होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, अफेक्टेड लेग में पेन होगा। अब देखिए सवाल में भी अपना यही था कि चेस्ट पेन तो हो रहा है, राइट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है और राइट पैर में ही पेन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट पेन की जो डीप वेन है वहां से ब्लड क्लोज जो है वो डिसलॉज हो गया और ब्लॉकेड कर दिया है पल्मोनरी आर्टरी को, इसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और इसका ही साइन आपको देखने को मिलेगा। टेकीकार्डिया और टेकीपीनिया उस पेशेंट में नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि वो जो पेशेंट था अभी तक हेमोडायनेमिकली स्टेबल था पेशेंट। अब देखिए आपके बाद में ये साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। अब आप ये चाहेंगे कि मैं जो है कैसे भी करके इस पेशेंट का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करूं, तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे बच्चों, आप इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में देखिए आपका मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो होती है, मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो होगी बच्चों, मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, इसी को बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, देखिए ये दोनों एक चीज होगी, कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। देखिए आपको क्या चाहिए, आप ऐसे चाहते हैं कि मुझे कैसे भी करके एक बार ये पता चल जाए कि इस पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या नहीं है। तो आप क्या कराएंगे, आप सस्ती सुंदर और सुलभ एक जांच करवाएंगे जो जल्दी रिजल्ट आपको दे दे, सारी चीजें बहुत जल्दी हो जाए, वो चीजें आप करेंगे जिसमें ज्यादा टाइम लगे। और आप क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो कॉमनली करवाई जाती है, जो आपको आधे घंटे में आपको रिजल्ट दे देगी, 1 घंटे में रिजल्ट दे देगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी आपके लिए वही होने वाली है। चॉइस क्यों करेंगे, क्योंकि जल्दी दे रही है और रिजल्ट भी हमें अच्छा मिल जाता है, लगभग अच्छा रिजल्ट मिल ही जाता है, उसे हमें पता चल जाता है। तो यहां पे क्या होगा, मोस्ट कॉमन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, यहां से ये एमसीक्यू बन सकता है। क्या बन सकता है बच्चों, ये देख लीजिए, ये एमसीक्यू आने वाले नोट सेट के लिए, नोट सेट 6.0 के लिए ये सवाल आपका यहां से हो सकता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट आया है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आया है, इमरजेंसी वार्ड में आया है। अब आपको उस पेशेंट का कंफर्म करना है कि ये जो पेशेंट है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या नहीं है। तो आप उसके लिए मोस्ट कॉमन जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन सी करवाएंगे, या फिर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी होती है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो इसके लिए बच्चों वो कौन सी होगी, आपकी स्पाइरल सीटी जो होती है, स्पाइरल सीटी जो है वो क्या होती है इसके लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस स्पाइरल सीटी होती है। इसके अलावा अगर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट पूछे, क्या चीज, गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड अगर टेस्ट पूछा जाए आपको, अगर यहां से ये चीज पूछा जाए कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, तो यहां पे कौन सा होता है बच्चों, यहां पे आपको देखने को मिलेगा पल्मोनरी एंजियोग्राफी, पल्मोनरी एंजियोग्राफी। आप खुद ही बोल सकते हैं कि यार ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड होना ही है कि पल्मोनरी आर्टरी की जो हम स्टडी कर लेंगे उसको देख ही लेंगे, सीधा विजुअलाइजेशन कर लेंगे,
तो हमें पता ही चल जाएगा कि ब्लॉकेड यहाँ पे और ब्लड सप्लाई जो यहाँ पे इंटरप्ट हो रही है। बट बच्चों ये कॉमनली हर जगह मिलती नहीं है एक्चुअली, आपको बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आपको सीटी मिल जाएगी पर एंजियोग्राफी वगैरह नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये तो 100% बता ही देगा, बट आप इसके ऊपर सबसे पहले जाते नहीं है, आपका ये सेकंड काम है। आप ये चाहेंगे कि सबसे पहले हमें अच्छी एक इन्वेस्टिगेशन जो जल्दी से रिजल्ट दे दे और इजीली अवेलेबल हो, तो सीटी स्कैन जो है मोस्ट कॉमनली की जाती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है। गोल्ड स्टैंडर्ड की अगर बात आए तो वो क्या होगी, आपकी पल्मोनरी एंजियोग्राफी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। आगे बात करते हैं, इसके अलावा एक टेस्ट और होगा बच्चों, वो भी ठीक ठाक होता है। आप क्या करवाएंगे बच्चों यहाँ पे, पर ये बाद के टेस्ट होते हैं। एक आप कराते हैं बच्चों वीक्यू रेशियो करवाते हैं। क्या करवाते हैं, वीक्यू रेशियो। और वीक्यू रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों, वेंटिलेशन है और परफ्यूजन है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, कि जिस एरिया में जितना है वेंटिलेशन अगर हो रहा है उसमें परफ्यूजन है या नहीं है, कि ऑक्सीजन जो है वो जा रही है या नहीं जा रही है, उसके द्वारा इस चीज का अपन करवाते हैं। ये भी एक अच्छा टेस्ट है, गुड टेस्ट है, बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और गोल्ड स्टैंडर्ड दोनों ही नहीं है। इसके अलावा जो जांचें करवा सकते हैं अपन, वो कौन सी करवा सकते हैं बच्चों, डी डाइमर करवाते हैं। और डी डाइमर में क्या करवाते हैं, डी डाइमर में फिब्रिन जो प्रोटीन है उसका लेवल हम पता करते हैं। इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, और चेस्ट एक्सरे के अलावा बच्चों जो करवा सकते हैं वो करवा सकते हैं ईसीजी करवा सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन अपन करवाते हैं। सवाल जो बनेगा वो 4 जगह से बनेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है, एक सवाल यहां से बन सकता है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है, वो एक सवाल यहां से बन सकता है। एक सवाल अब देखिए आगे वाले सवाल कहां से बन सकते हैं, चेस्ट एक्सरे से सवाल बन सकते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है और चेस्ट एक्सरे में क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे, या फिर इमेज में सवाल आपके पास में आ जाए कि ये इमेज है तो पेशेंट को क्या दिक्कत है, वो हम देखने वाले हैं। चेस्ट एक्सरे करवाते हैं और ईसीजी करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही पेशेंट आपके पास में आएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला, जैसे ही आपने उस पेशेंट का चेस्ट एक्सरे देखिए, अर्लीस्ट सबसे पहले जो करवाना है, फर्स्ट जो आपको इन्वेस्टिगेशन करवानी है वो चेस्ट एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे के बाद में सीटी स्कैन हम करवाते हैं, और वो मोस्ट कॉमनली जो है वो सीटी स्कैन ही करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी हुई था, पर सबसे पहले हम कौन सी करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। अब देखिए चेस्ट एक्सरे जब करवाएंगे बच्चों तो वहां पे क्या हो सकता है, आपको वहां पे क्या हो सकता है बच्चों, यहां पे होगा आपका पहला जो साइन आपको देखने को मिल सकता है वो कौन सा देखने को मिल सकता है, पलाज साइन देखने को मिल सकता है। पलाज साइन आपको देखने को वहां से मिल सकता है उस पेशेंट में। और पलाज साइन क्या होता है बच्चों, एनलार्ज राइट डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी। देखिए एनलार्ज होगा राइट डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी, और क्यों होगी, देखिए यहां पे जो है वो जो आपका पल्मोनरी ब्लड वेस्कुलेचर होता है, और यहां पे क्या होगा, जैसे ही उस पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, अब वहां पे क्या होगी बच्चों, डिस्टल आर्टरीज होंगी, डिस्टल जो आर्टरीज होंगी बच्चों वो क्या हो जाएंगी आपकी, वो आपकी क्या हो जाएंगी बच्चों, वो कोलैप्स हो जाएंगे आपकी कोलैप्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो बनता नहीं है। इसके साथ में यहाँ पे ओलिगेमिया में आपको देखने को मिलेगा, पलाज साइन में आपको देखने को मिलता है। और पलाज साइन में देखिए, पलाज साइन जो है वो क्लियर एक्सरे में ही देखने को मिलता है, एक डिजिटल एक्सरे में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल एक्सरे में नहीं, जो पुराने टेक्नोलॉजी वाले हैं उनमें देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि ये पल्मोनरी ब्लड वेसल जो है आपकी वो क्या होंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पलाज साइन। इसमें 2 टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो पूछ ले जाए इमेज बेस्ड सवाल, या पूछ ले जाए आपका सीधा कि पलाज साइन कौन से किस डिजीज कंडीशन के चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलता है। तो कहां पे देखने मिलेगा आपको, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको देखने को मिलता है। एक दूसरा जो होगा बच्चों, दूसरा जो होगा वो आपका होगा हैम्पटन्स हम्प साइन। क्या, चेस्ट एक्सरे में हैम्पटन्स हम्प साइन आपको देखने को मिलेगा। ये चेस्ट एक्सरे में ये सवाल आपका यहां से पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्सेट का जो लेवल है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सवाल ऐसे भी आ सकते हैं। और हमें सारी चीजों को पता होना चाहिए, क्योंकि टीएनसी नर्सिंग क्लासेज में आप पढ़ रहे हैं तो कुछ तो आपका लेवल ज्यादा होना ही चाहिए, है ना। तो हैम्पटन्स हम्प साइन आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, रेडियोग्राफिक साइन है, वेज शेप इंफार्क्ट मिलेगा, यानी इंफ्रैक्शन जो होगा वो कैसा होगा बच्चों, ये देखिए यहां पे आपको वेज शेप, यानी कि वेज शेप आपको एरिया देखने को मिलेगा किसका, इंफ्रैक्शन का जो एरिया आपको, ये देख लीजिए, एक बार मिटा के वापस से दिखा देता हूं आपको। ये जो एरिया है जो आपको दिख रहा है, ये वेज शेप इंफ्रैक्शन एरिया देखने को मिलेगा।
सेंसिटिविटी जो 21 होती है और स्पेसिफिसिटी होती है इसकी 82 होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये आपको देखने मिलेगा। अब अगर आपको वेज शेप इंफाक्शन एरिया किसी चेस्ट एक्सरे में मिले तो आप सबसे पहले ये सोचना कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म इस पेशेंट के साथ में हो सकती है। तो चेस्ट एक्सरे में पलाज साइन आपको पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग जो आर्टरीज जो होंगी, पल्मोनरी आर्टरीज होंगी, वो कोलैप्स होगी, वहां पे कम होगा। एक आपको वेज से भी देखने को मिल सकता है। और तीसरा जो होगा बच्चों, तीसरा होगा आपका वेस्टर्न मार्क साइन। क्या? वेस्टर्न मार्क साइन देखने को मिलेगा आपको। और इसमें क्या होगा बच्चों, ये भी रेडियोग्राफिक प्लेन फिल्म होगी चेस्ट एक्सरे में। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूं। ये मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। अब देखिए यहां पे होगा, यहां पे यही होगा आपको कि बच्चों डायलेशन ऑफ पल्मोनरी वेसल्स प्रोक्सिमल टू एम्बोलिज्म अलोंग विद कोलैप्स ऑफ डिस्टल वेल ओपन विद ए शार्प कट ऑफ। यहां पे भी ये देखने को मिलेगा कि डायलेशन हो जाएगा पल्मोनरी ब्लड वेसल्स का एम्बोलिज्म के साथ में और कोलैप्स ऑफ डिस्टल वेन। वहां पे क्या होगा, वहां पे इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपको यह भी देखने को मिलता है कि यहां पे जो है बच्चों वो ब्लड का जो ब्लड वॉल्यूम जो है पलाज साइन में क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम जो होगी बच्चों या सर्कुलेशन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी विशेष नहीं होता है, हालांकि आपको ये साइन जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा? वेस्टर्न मार्क साइन देखने को मिलता है, यहाँ पे यही मिलता है। वो दोनों डिट्टो सेम होते हैं, बस यही होता है कि पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन का यहाँ पे गेम आपको देखने को मिलेगा। चेस्ट एक्सरे में 3 साइन आपको देखने को मिलेगा, एक पलाज साइन आपको देखने को मिलेगा, एक वेस्टर्न मार्क साइन आपको देखने को मिलेगा और एक जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा हम्पटन्स हम्प। ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो चेस्ट एक्सरे से अगर सवाल आएगा तो ये सारी चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कि ईसीजी चेंजेस भी आते हैं और ईसीजी चेंजेस में क्या आएगा बच्चों, मोस्ट कॉमन है ईसीजी चेंजेस। ईसीजी चेंजेस में अगर आए, सबसे पहले अगर आए तो यहां से ये एमसीक्यू बनेगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन ईसीजी चेंजेस क्या होता है, तो वो होता है साइनस टेकीकार्डिया। साइनस टेकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, साइनस टेकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन ईसीजी चेंजेस इसमें ये होगा। इसके बाद में देखिए ये साइनस टेकीकार्डिया दिख रहा है आपको, साइनस टेकीकार्डिया आपको इसमें मोस्ट कॉमनली देखने मिलेगा, आपको आई थिंक दिख रहा होगा ये। और इसके अलावा क्या होगा, साइनस टेकीकार्डिया आपको देखने मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि टेकीकार्डिया आपको देखने मिलेगा, 100 से ज्यादा हार्ट रेट आपको देखने मिलेगी। इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक यहां पे होता है। अगर इंफाक्शन अगर हो गया, अक्यूट कोर पल्मोनर हो गया तो वहां पे इंफाक्शन इसमें भी देखने को मिल सकता है आपको। और साइमल्टेनियसली टी वेव इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। और टी वेव इन्वर्जन मैं बता देता हूं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी टी वेव इन्वर्जन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको टेकीकार्डिया भी दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच भी होगा यहाँ पे। और क्या होगा बच्चों, टी वेव इन्वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ईसीजी में 3 चेंजेस होंगे। सबसे पहले इसमें आपको याद रखना साइनस टेकीकार्डिया मोस्ट कॉमन ये देखने को मिलता है। टी वेव इन्वर्जन भी आपको देखने मिलेगा और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी आपको देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से देखेंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ईसीजी चेंजेस, यहां से आप देखिए ये सवाल ये आ गया आपका, इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ये देख लीजिए। यहां से एमसीक्यू बनता है मोस्ट कॉमन ईसीजी फाइंडिंग इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज साइनस टेकीकार्डिया। साइनस टेकीकार्डिया जो मोस्ट कॉमन होगी। इसके अलावा देखिए हाउ होता है S1Q3T3 पैटर्न ऑफ एक्यूट कोर पल्मोनल इज क्लासिक। यानी कोर पल्मोनल जब हो गया तो क्लासिक चीजें आपको क्या देखने, अगर सवाल आ जाए कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है, इमरजेंसी में पेशेंट है, कोर पल्मोनल होगा तो ईसीजी चेंजेस क्या होंगे, वहां पे सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखना है दिमाग में, S1Q3T3। यानी कि एक नंबर की जो लीड होगी बच्चों, एक नंबर लीड में S1 में क्या होगा बच्चों, आपको एस वेव, देखिए यहां पे क्या होगा, डीप एस वेव, डीप एस वेव आपको देखने को मिले बच्चों। क्या डीप मिलेगी, यानी नॉर्मल जो एस वेव जो होती है आपकी, वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में एस वेव जो होगी वो डीप होगी नॉर्मल से ज्यादा, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा जो होगा बच्चों क्यू वेव जो है, क्यू वेव भी आपको डीप क्यू वेव देखने को मिलेगी L3 के अंदर, यानी लीड 3 के अंदर क्यू वेव आपको डीप देखने को मिलेगी। और इसके अलावा टी वेव इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे अगर ये आप देख पा रहे हैं तो T3 यानी तीसरी लिम्ब के अंदर क्या होगा, तीसरे लिम्ब में क्यू जो है वो आपको डीप देखने को मिलेगा और टी वेव जो है उसका इन्वर्जन देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं बच्चों क्या, S1
Q3 और T3, ये इसको बोलते हैं। और इसका नाम जो होता है बच्चों, इसी को बोलते हैं, इस क्लासिकल ट्रायड को या इस क्लासिकल साइन को क्या बोलते हैं? दिस इज टर्म एज मैकगिन व्हाइट साइन। क्या? मैकगिन व्हाइट साइन। तो इस चीज में देखिए, इसमें आपको याद रखने वाली चीजें कौन सी होगी आपकी? देखिए, मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो स्पाइरल सिटी होगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो आपका क्या होगा? स्पाइरल सिटी होगी। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा वो आपका पल्मोनरी एंजियोग्राफी होगा। चेस्ट एक्सरे में आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक आपको वेस्टर्न साइन आपको ध्यान रखना है, हेम्पटन्स हेम्प आपको याद रखना है, और इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है चेस्ट एक्सरे में, वो कौन सी थी आपकी? वो आपको बच्चों पलाज साइन आपको याद रखना है। और पलाज साइन के बाद में आपको ईसीजी में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? मोस्ट कॉमन ईसीजी में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को साइनस टेकीकार्डिया इस पेशेंट के साथ में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैकगिन साइन, मैकगिन व्हाइट साइन आपको देखने को मिलेगा चेस्ट ईसीजी के अंदर। और वो कौन सा होगा बच्चों? आपका एस वेव के अंदर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। S1 होगा, T3 होगा और Q3, यानी वन जो फर्स्ट जो नेम लीड होगी उसमें जो एस वेव जो वो डीप होगी आपकी, Q वेव होगी थर्ड में, वो भी डीप होती है, और T वेव इन्वर्जन देखने मिलेगा। ये आपका अक्यूट कोर पल्मोनल के अंदर देखने मिलेगा अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से ये हो गया। और इन तीनों का जब एक जगह कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं मैकगिन व्हाइट साइन। आगे चलते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन से यहां से ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, इतना अगर बोल लिए तो पानी मत पीना तो बनता ही है। थोड़ा सा आप इसको नोट चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। साइन सिम्टम आपने देख ली, एम्बोलिज्म का आपको पता चल गया। एम्बोलिज्म में देखिए, एम्बोलिज्म में आपको मैंने एक चीज और नहीं बताई बच्चों। एम्बोलिज्म जो है, एक इसका जो सोर्स हो सकता है वो मैंने बता दिया कि डीप वेन सोर्स हो सकता है। इसके अलावा और कॉमनली जो होंगे मैंने बता दिया डीप वेन होते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने नाम सुना होगा सेप्टिक एम्बोलाई, वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। सेप्टिक एम्बोलाई भी आपको देखने को मिल सकता है आपको, बट ये ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती और लेस कॉमन होती है। मेन चीज ये सेप्टिक एम्बोलिज्म आपको देखने को मिलता है एम्बोलाई। इसके अलावा बच्चों आपने एमन्यूटिक एम्बोलाई का नाम सुना होगा, एमन्यूटिक एम्बोलाई वहां पे हो सकता है। इसके अलावा बच्चों जो है वो आपका फेट एम्बोलाई भी आपको देखने को मिल सकता है, जो फ्रैक्चर वाले पेशेंट में कॉमनली देखने मिलता है। जिन पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है उनका क्या होता है? फेट एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। वो तो आपका क्रिटिकल होता है, बट ये लेस कॉमन होते हैं। ये थोड़ी सी बात बतानी थी। आगे चलते हैं, पर अब चलेंगे हम ट्रीटमेंट की तरफ। और ट्रीटमेंट में क्या करें बच्चों? अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, तो उसमें अपने दो चीजें देंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम एक उसको देंगे बच्चों एंटीकोगुलेंट थेरेपी, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी, और दूसरी वाली चीज जो देंगे वो क्या देंगे हम? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। यहां पे दोनों चीजों में दो चीजें हम यूज करेंगे, दो ड्रग्स यूज करेंगे। और वो ड्रग्स कौन से होंगे बच्चों? अब यहां पे देखिए, सबसे पहली बात तो पोजीशन कौन सी देंगे पेशेंट जो पोजीशन जो होगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म में वो कौन सी देनी है आपको? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देनी है। कौन सी? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन आपको उस पेशेंट को देनी है, पोजीशन आपको देनी है। इसके अलावा जब पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है तो अपराइट पोजीशन पेशेंट को देते हैं। ये इसलिए देते हैं कि वो जो क्लोट जो है या जो एम्बोलिज्म जो है वो या एम्बोलाई जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर ही ट्रैप होकर रह जाए। और 15 से 30 डिग्री इसकी एलिवेशन रखते हैं, हेड एलिवेशन रखते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि एंटीकोगुलेशन थेरेपी हम क्या देते हैं, और एंटीकोगुलेशन थेरेपी में जो हम देंगे बच्चों, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं एंटीकोगुलेशन थेरेपी में, सबसे पहले जो पेशेंट को देते हैं वो हम क्या देते हैं बच्चों? हिपेरिन से स्टार्ट करते हैं। क्या? हिपेरिन से हम स्टार्ट करते हैं एंटीकोगुलेशन। और इस हिपेरिन के साथ में क्या करते हैं बच्चों? हमें याद रखना है कि इस पेशेंट के साथ हमें एपीटीटी जो है इसका कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। सबसे पहले हमें हिपेरिन से स्टार्ट करना है, और हिपेरिन की बच्चों 5,000 से 10,000 यूनिट जो है
10,000 जो यूनिट है वो हमें क्या करनी है, एज ए लोडिंग डोज हमें उस पेशेंट के अंदर दे देनी है। क्या लोडिंग डोज उस पेशेंट के अंदर दे देनी है। और इसके बाद में हम जो करते हैं बच्चों, इंटरमिटेंट क्या करते हैं बच्चों, इंटरमिटेंट क्या करेंगे बच्चों, इंटरमिटेंट इंट्रावीनस इंजेक्शन या फिर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वो हम यहाँ पे उस पेशेंट के लिए यूज करते हैं। किसके, हिपेरिन के ही देते हैं। बट जो लोडिंग डोज जो होगी वो कितनी होगी, 5,000 से 10,000 यूनिट होगी। किसके लिए, 24 आवर में हमें ये रखनी है एज ए लोडिंग डोज, हमें ये देनी है। उसके बाद में कंटिन्यूस करेंगे इंटरमिटेंट आईवी इंजेक्शन या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या फिर इसको कंटिन्यूअस हिपेरिन इन्फ्यूजन, इसके द्वारा हमें इसको कंटिन्यू रखना है। और इसको कंटिन्यू क्यों रखते हैं, देखिए स्टार्ट हमें इसको करने से मतलब ये होता है कि ये जो है इसका एक्शन जो होता है बच्चों फास्ट होता है, क्योंकि ये क्या है, ये ओरल कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट नहीं है, ये आपकी पेरेंट्रल है। और ये जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। कौन सा, इंट्रामस्कुलर रूट जो होता है बच्चों वो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि ये क्या करवा सकता है यहाँ पे, हेमेटोमा कोज करवा सकता है। अब देखिए उस पेशेंट को क्या करते हैं, जैसे ही हम हिपेरिन स्टार्ट करते हैं उसके साथ में हम उस पेशेंट को वारफारिन भी साथ स्टार्ट करते हैं। उस पेशेंट किसके, वारफारिन भी उस पेशेंट को स्टार्ट करते हैं साथ में। और कंटिन्यू जो चलेगी ये जो वारफारिन बच्चों क्या करते हैं इसके साथ में, हिपेरिन के साथ में स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हिपेरिन का एक्शन हमें बंद करना हो या फिर हमें पता चले कि वारफारिन का जो एक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये जो वारफारिन का एक्शन है जो लगभग बच्चों 4 से 5 डेज में इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो हिपेरिन को हम 4 से 5 दिन में बंद कर देते हैं। और इसके साथ में हमें पता चलता है कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो जो होता है INR 2 से 3 हो चुका है, तो हम हिपेरिन को बंद करके वारफारिन स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, वारफारिन स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो वारफारिन है पेशेंट के लिए हम कब तक देते हैं, 2 से 3 मंथ तक हम इस पेशेंट को क्या देते हैं, वारफारिन देते हैं। क्या, वारफारिन। तो थ्रोम्बो एंटीकोगुलेंट थेरेपी के अंदर पेशेंट को हम ये देते हैं। और ये जो चीज है ये 2 से 3 महीने के लिए कंटिन्यू इस पेशेंट के अंदर रहेगी। अब इसके बाद में जो होगा बच्चों, इसके बाद में नहीं क्लास में, हाँ क्लास में टाइम तो लगेगा अभी। नहीं क्लास हो जाएगी थोड़ी देर। ठीक 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 ओके। तो हमने बात कर ली किसकी, आपके एंटीकोगुलेंट थेरेपी की। उसके बाद में हमने जो सेकंड नंबर पे जो हमारे पास था बच्चों वो क्या था, हमने यहाँ पे बात की थी कि मैनेजमेंट जब करेंगे तो 2 तरीके से करेंगे, एक एंटीकोगुलेंट थेरेपी देंगे और एक देंगे थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। अब थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की अगर हम बात करें, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, उस थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है विधि ने, अगर ऐसा सवाल आ जाए, अरे यार फोन क्या सॉरी बच्चों डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहता हूं मैं, पर ये जो मोबाइल नाम की चीज होती है वो आपको जीने देते नहीं है। ठीक है, हाँ तो थ्रोम्बोलाइटिक जो थेरेपी करते हैं स्टार्ट बच्चों वो विद इन 4 to 6 आवर करते हैं, विद इन 4 to 6 आवर करते हैं। देखिए 4 आवर तो हम लिखा हुआ होता है, यानी कि बड़ी बुक्स में लिखा होता है, बट हमारा जो सवाल पूछा जाएगा वो इसी से पूछा जाएगा। और हमें जो मैक्सिमम जो लिमिट सही करनी होती है वो कितनी करनी होती है हमें, 6 आवर। यानी कि थ्रोम्बोलाइटिक जो थेरेपी है वो इफेक्टिव कब होती है, जब हम उसको 6 घंटे के अंदर देते हैं। क्योंकि अगर आप में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बन चुका है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के आप शिकार हो चुके हैं, 6 घंटे से ज्यादा आपको हो चुके हैं, तो वो जो एम्बोलाई जो है वो अपना काम कर देगी, तब तक तो आखिरकार आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि 6 घंटे के अंदर हमें पता चल जाए तो हम इसको स्टार्ट करें, ताकि जो एम्बोलाई जो है उसको हम तोड़ सके। इसीलिए इसको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इसको बोलते हैं। और इसमें 2 दवाइयों को यूज करते हैं बच्चों। वो दवाई कौन सी होती है, पहली जो बच्चों करते हैं वो करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज से शुरू करते हैं बच्चों अपन, और स्ट्रेप्टोकाइनेज से जो शुरू करते हैं वहां पे क्या होगा, सबसे पहले हम इस स्ट्रेप्टोकाइनेज की लोडिंग डोज देते हैं पेशेंट को। और लोडिंग डोज कितनी देते हैं बच्चों, हम देते हैं उसको 2 लाख यूनिट देते हैं। और कितनी देर के लिए, 30 मिनट में हमें ये क्या करना है, इसको
इन्फ्यूज करना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जब देंगे 2.5 लाख हमें देना है और 30 मिनट के अंदर एज ए लोडिंग डोज देना है। उसके बाद में बच्चों हमें क्या करना है बच्चों, उसके बाद में 1 लाख यूनिट 1 लाख यूनिट जो है वो पर हावर के हिसाब से हमें कंटिन्यूअसली इन्फ्यूज करना है आगे, यानी 24 आवर में ये करना है, अगले 24 आवर के बाद में ये चीजें कर रहे हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज में हमें ये करना है। दूसरा जो हम थ्रोम्बोलाइटिक यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो करते हैं यूरोकाइनेज हम यूज कर सकते हैं। और यूरोकाइनेज में जो करते हैं बच्चों 4.4 के यानी 4.4000 यूनिट हम यूज करते हैं। और इसको जो एज ए लोडिंग डोज जो देते हैं, एज ए लोडिंग डोज इसको 10 मिनट के अंदर हम देते हैं, 10 मिनट के अंदर इसको दे देते हैं, ये इसका लोडिंग डोज होता है। और कंटिन्यूस जो रखते हैं अपन वो 4.4 यूनिट ही रखते हैं कंटिन्यू, बट इसका टाइम बढ़ जाता है पर केजी और पर हावर। ये इसका थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट होता है। तो जो आपका एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट होगा उसमें 2 चीजें यूज करते हैं, हिपेरिन और वारफारिन यूज करते हैं। इनिशियली हिपेरिन देना है, बाद में वारफारिन देते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक में स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज दोनों में से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे बच्चों, सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें, सर्जिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या होगा, सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम 2 चीजें करेंगे, या तो हम कर लें एक तो पल्मोनरी एम्बोलेक्टोमी कर लें, एम्बोलेक्टोमी, या तो हम एम्बोलेक्टोमी कर लें कि उस एम्बोलाई जो है उसको ही सीधा निकाल लें। दूसरा हम एक काम ये कर सकते हैं बच्चों, वो हम इसमें ये कर सकते हैं कि दूसरा काम इसमें हम एक फिल्टर डाल सकते हैं, इंट्रावीन आईवीसी के अंदर इंफीरियर वेने का में फिल्टर डाल सकते हैं। और फिल्टर जो होता है मोस्ट कॉमनली जो पॉपुलर जो फिल्टर होता है वो कौन सा होता है आपका, ग्रीन फील्ड फिल्टर जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे यूज किया जाता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में आखिर होता क्या, जो हम फिल्टर यूज करते हैं उस फिल्टर के साथ में क्या होता है, उस फिल्टर के साथ में क्या होगा, मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूं बच्चों कि वो फिल्टर जो है वो आखिर काम करता कैसे है। और वो फिल्टर ऐसे काम करेगा आपका, ये आपको दिख रहा होगा, वो फिल्टर ऐसे काम करेगा बच्चों। ये फिल्टर जाएगा आपका, ये फिल्टर हम इसमें डाल रहे हैं, ये हमने वापस निकाल लिया अपना, ये फिल्टर यहां पे रह जाएगा, ये फिल्टर यहां पे रह जाएगा अपना। और अब देखिए यहां पे क्या होगा, जैसे ही यहां से बड़ा क्लोट अगर आपके सामने आएगा, जब बड़ा क्लोट आपके सामने आएगा, अब यहां से ओपन कर दिया हमने फिल्टर को, अब यहां से बड़ा क्लोट आएगा तो यहां पे ट्रैप हो जाएगा पूरा। देखना अभी आप इसको एक बार, ये आपका यहां से आएगा, ये बड़ा क्लोट आपका आ गया, ये इसके अंदर ट्रैप हो गया। तो ये वीडियो था फिल्टर कैसे करना है, फिल्टर हमने दे दिया आईवीसी के अंदर, अब जैसे ही बड़ा क्लोट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सवाल जो पूछा जाएगा, सवाल पोजीशन से, देखिए यहां से हमने कितने सवाल हम क्लियर कर सकते हैं। हम सबसे पहले हम सवाल कर सकते हैं लंग इन्फ्राक्शन से। दूसरा हमारा सवाल जो होगा वो होगा कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड वेन कौन सी थी, कि वेन जो है वो ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन करती है। 2 सवाल आपका जिसमें हमने पोप्लिटिल वेन पढ़ा था। तीसरा मोस्ट कॉमन साइन से हम देख सकते हैं। चौथा हम देख सकते हैं हिमोप्टाइसिस से। 5वां जो सवाल जो होगा वो हम इन्वेस्टिगेशन से देख सकते हैं, वहां से कम 5 से 6 सवाल बनते हैं। उनमें से आपके जितने भी चेस्ट एक्सरे के साइन है, 3 साइन वो बन सकते हैं, 2 ईसीजी के बन सकते हैं, 6 एमसीक्यू 7 एमसीक्यू यहाँ से क्लियर होते हैं आपके। इसके बाद में ट्रीटमेंट में मैंने आपको डोज वगैरह बताई है, आईवीसी फिल्टर कैसे लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो बेस्ड सवाल अगर यहाँ से पूछ लिया जाए तो आप इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। लगभग 10 सवाल आप यहाँ से क्लियर करते हैं। अब हमारे सवाल की तरफ चलते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपने सीख लिया है, अब आप इसका चुटकियों में सवाल दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। और सवाल हमारा बच्चों यही था कि एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं पूरा। सवाल देखिए, सवाल जो है, सवाल देखिए मॉर्निंग डोज क्लास का मकसद यही है कि एक सवाल आपको दिखाया जाए कि बच्चों इस तरीके से सवाल प्रेजेंट हो सकता है। और हमारा मेन जो मोटिव है, मेन पर्पस जो है कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर किए जाएं। सवाल आपका यही था कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ थी, 66 ईयर ओल्ड थी, प्रोग्रेसिवली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का क्लासिकल साइन मैंने बताया था कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको सार पेन बताया था, राइट साइड में हो रहा था, राइट साइड चेस्ट में, विच इज मोस्ट पेनफुल लेग, दो देयर इज नथिंग, कुछ भी हेमोडायनामिकली पेशेंट स्टेबल था, ये सारी चीजें थी। तो इसके साथ में पेशेंट की सवाल जो एक और बन सकता है, याद रखिए जब भी पीई का सवाल है यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म से सवाल है,
हिस्ट्री में आप याद रखना, हिस्ट्री पेशेंट की कैसी होगी, पेशेंट में या तो होगी कि लॉन्ग बोन की हिस्ट्री हुई या वेस्कुलर हिस्ट्री, वेस्कुलर सर्जरी उस पेशेंट के साथ में हुई, या फिर एक मैन हिस्ट्री आपको देखने मिलेगी कि लॉन्ग हावर फ्लाइट ट्रेवल आपको देखने मिलेगा। अगर ये देखने को मिलेगा तो समझ जाए कि यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म से सवाल बन सकता है या डीवीटी से सवाल बन सकता है, विर्चो ट्रेड से सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो क्या ये मस्कुलर स्ट्रेस में इतनी सारी चीजें तो देखने को नहीं मिलती हैं। हार्ट फेलियर में ये चीजें आपको नहीं देखने को मिलती है, हार्ट फेलियर में आपको बिल्कुल भी ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा पेशेंट में। पेशेंट क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन में पेशेंट जा सकता है, राइट साइड हार्ट फेलियर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको एक्यूट कोर पल्मोनरी भी इसको बोलते हैं। हार्ट फेलियर यहाँ पे नहीं होगा बच्चों, न्यूमोथोरेक्स के अंदर ये चीजें नहीं होती, न्यूमोथोरेक्स में अलग साइन आपको देखने को मिलते हैं वहां पे, और एंजाइना में ऐसा पेन नहीं होता। एंजाइना में अलग अलग टाइप की स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना अलग अलग होती हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा बच्चों, वो इस सवाल का हमारा जो होगा वो राइट आंसर होने वाला है आपका किससे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म से राइट सवाल होने वाला है। तो ये सवाल था आज का, ये कहानी थी। अगर ये वीडियो आपको, ये क्लास आपको पसंद है तो कमेंट में अपनी रिव्यू जरूर छोड़ दें, सब्सक्राइब कर दीजिए टीएनसी नर्सिंग चैनल को। मिलते हैं एक और नई मॉर्निंग डोज क्लास के साथ में, एक बहुत शानदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद मत छोड़िए, आने वाला सिलेक्शन जो है वो आप ही का होगा। बस मेहनत करते जाइए, हमें भी प्रोत्साहित करते रहिए मेहनत के लिए, आप भी मेहनत करते रहिए। थैंक्स।